नमस्कार, खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी और आज खास मुलाकात में हमारे इस मंच पर स्वदेश न्यूज में हमारे साथ एक खास मेहमान हैं आईएएस कर्मवीर शर्मा, जो कमिश्नर एमपी हायर एजुकेशन हैं और आपको बता दें कि ऊर्जा विकास निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। इसके साथ साथ कलेक्टर भी रहे हैं। और सौर ऊर्जा को लेकर यदि बात की जाए, क्या होता है, कैसे होता है, कितनी चीज़ों को किया है, मध्य प्रदेश में कितना इम्प्लीमेंट किया गया है, इन तमाम चीज़ों को लेके बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि कहते हैं छोटी छोटी चीज़ जो जिसका एक्सपर्ट होता है उन चीज़ों को लेके बहुत सारी बातें हैं वो आज हमारे साथ यहाँ पर शेयर करेंगे। बस सबसे पहले तो बहुत स्वागत करती हूँ कर्मवीर शर्मा जी आपका कि आप हमारे स्टूडियो आए और हमसे बातचीत में आज शामिल हुए हैं। और सबसे पहले, क्योंकि ये हमारी एक ख़ास मुलाकात है, एक सफ़र की मैं बात करूँ, एक शुरुआत की मैं बात करूँ, यहाँ तक आना या इस क्षेत्र में एक इस लेवल पर पहुंचना, एक इंटरेस्ट भी होता है। कैसे यहाँ तक का सफ़र आपका तय हुआ? सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे बुलाया। देखिए, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ और शुरू से ही ये तमन्ना थी कि सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है और सिविल सर्विसेज की तैयारी करके ग्रेजुएशन के बाद में सभी लोगों के प्रयास से, आशीर्वाद से और मेहनत से 2010 बैच में मैं आईएएस बना। उसके पश्चात विभिन्न ज़िलों में अलग अलग कैपेसिटी में मैंने काम किया है, वो चाहे एसडीएम हो, सीओ जिला पंचायत हो, नगर निगम कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, और वर्तमान में मैं ऊर्जा विकास निगम के एमडी के रूप में यहाँ पर अभी कार्य कर रहा हूँ। बिल्कुल। सौर ऊर्जा को लेकर यदि हम देखें, बहुत सारी बातें हैं, एक आम व्यक्ति बहुत ज़्यादा इसको नहीं समझ पाता। हम हमेशा ये सुनते हैं, बिजली से रिलेटेड सुनते हैं, सौर ऊर्जा से रिलेटेड सुनते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स के बारे में सुनते हैं, लेकिन इनको कैसे इम्प्लीमेंट कराना है, इनका मकसद क्या होता है, इन्हें कैसे लाना है, ये किसानों के लिए, आम व्यक्ति के लिए कितना सफल होता है, तो कैसे इसको करते हैं, एक शुरू के पॉइंट से मैं लास्ट तक जानना चाहूंगी, क्योंकि हर एक आम व्यक्ति है जो इसको नहीं समझ पाता। सिर्फ सौर ऊर्जा सब जानते होंगे क्या है, लेकिन ये प्रॉपर कैसे प्रोसेस होता है, ये इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, मैं इसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँगी कि ऊर्जा प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है, आज अनिवार्यता हो गई है। जैसे हमें ऑक्सीजन जीने के लिए चाहिए, ऐसे ही जीने के लिए हमें आज की तारीख में ऊर्जा चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक, हम परंपरागत स्रोत का उपयोग करें, जैसे कि कोयलों का दहन करके और उससे फिर एनर्जी उत्पन्न करें, या हम कोई नई तकनीक का उपयोग करें जिससे कि हम पर्यावरण को बचा पाएँ। तो जो परंपरागत तकनीक है उसमें कोयले का दहन होता है प्लांट्स में, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और भी पर्यावरण का प्रदूषण इसमें बड़े लेवल पे होता है। आज की तारीख में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो उसी का कारण है। तो तब ये एक्सरसाइज की गई और वैज्ञानिकों ने ये अध्ययन किया कि क्यों ना ऐसा एनर्जी का स्रोत हम खोजें जिसका पर्यावरण हितैषी प्रभाव रहे, मतलब वो कोई दुष्परिणाम न हो और उसका जो एनर्जी स्रोत है वो कभी खत्म ना हो। तो उस लिहाज से इन दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये दो क्षेत्रों में विकास हुआ। पैनल्स के माध्यम से और पवन चक्कियों के माध्यम से पवन ऊर्जा का उपयोग करके पवन चक्कियों के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न की गई, इलेक्ट्रिसिटी, और पैनल्स बनाकर जो है सूरज की किरणें जब उन पैनल पे पड़ती है तो एक क्रिया होती है, फोटोवोल्टिक सेल से क्रिया होती है और वो जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है, उसको फिर स्टोरेज किया जा सकता है और उसको ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। ये प्रक्रिया का उपयोग करके जो है वो सौर ऊर्जा और विंड ऊर्जा का उपयोग करते हैं। यही चीज़ जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी कहलाती है। आम भाषा में हम यही इसको कहते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि एक रिन्यूएबल एनर्जी, मुझे लगता है एडिशनल कमिश्नर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट में भी आप हैं और ये वर्तमान में भी आपके पास चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है क्योंकि ये बात निकली है तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम इसे लेकर, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की यदि हम बात करें तो एमपी में इसको लेकर क्या क्या खास किया गया है। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी चूँकि इसका फ्यूचर है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत दूरगामी दृष्टिकोण से देखते हुए बहुत पहले, आज से 8-10 साल पहले से ही इस पर विशेष एक्टिविटी स्टार्ट हम लोगों ने कर दी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पिछले 10 सालों में लगभग 12 गुना की प्रगति इस क्षेत्र में हुई है। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो 10-12 साल पहले लगभग हम 500 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो संचालित करते थे, उनसे विद्युत उत्पन्न करते थे। आज
वो बढ़कर 12 गुना होकर लगभग 6000 मेगावाट की परियोजनाएं हम लोग संचालित करते हैं। और एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखते हुए क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने COP16 सम्मेलन में ये आह्वान किया था कि हम जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए इंडिया आगे आएगा, और मध्य प्रदेश में भी उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए 2030 तक हम ये 6000 मेगावाट को बढ़ाकर 20,000 मेगावाट तक ले जा रहे हैं। तो ये जो क्रमिक रूप से बढ़ोतरी हुई है, ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश का जो है एक बहुत बड़ा योगदान है। इसमें ऊर्जा विकास निगम और रम्स 2 कंपनियां इसमें विशेष रूप से कार्य कर रही है। आप सभी लोगों को विदित हुआ कि अभी आज से 4-5 साल पहले रीवा का एक प्रोजेक्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने इनॉग्रेट किया था, जिसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है दिल्ली मेट्रो को जारी है। तो ये 750 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट था और बहुत ही सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हम लोगों ने किया था। उसके बाद, उसकी सफलता के बाद हमने आगर मालवा, शाजापुर, नीमच में लगभग 1500 मेगावाट के प्रोजेक्ट अभी ऑनगोइंग हैं और अगले 1-1.5 साल में वो कमीशन हो जाएंगे। विश्व का सबसे बड़ा पानी में तैरता हुआ सोलर प्लांट वो हमारे मध्य प्रदेश के ओकारेश्वर में बन रहा है, अभी काम चल रहा है उसमें, लगभग 1-1.5 साल में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। वो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क होगा। तो अलग अलग इंटरवेंशंस हम लोग कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, और मध्य प्रदेश इसमें एक लीडिंग स्टेट के रूप में उभर रहा है। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से क्योंकि सौर ऊर्जा की बात चल रही है, बिजली से कनेक्ट करके हम तमाम चीज़ों को यदि देखें और कहीं ना कहीं एक अच्छे रूप में हम देना चाहते हैं और एक ग्रोथ की दृष्टि से देखें, डेवलपमेंट की दृष्टि से देखें, तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अमूमन हमने देखा है मध्य प्रदेश की हम बात करें तो कोयले की कमी हमें बहुत दिखती है। हम इसकी कई बार बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं। उस जगह पे यदि इससे अलग रख के हम देखें तो कितना इसको, जैसे हम थर्मल पावर प्लांट में जाएं, हाइड्रल पावर प्लांट में जाएं, इन तमाम चीज़ों को लेके हम कितनी ग्रोथ आज देख रहे हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, हमारा जो एनर्जी का आज कंजम्पशन है वो 3-4 स्रोत से उसकी पूर्ति हो रही है। थर्मल प्लांट से हम लोग पूर्ति कर रहे हैं, जो हाइडल प्लांट है हमारे, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जैसे इंदिरा सागर में है या ओकारेश्वर में है, उससे पूर्ति कर रहे हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी से पूर्ति कर रहे हैं। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल कंजम्पशन में आज की तारीख में 16 से 18% है। टारगेट ये है कि अगले 5 सालों में 2030 तक ये कंजम्पशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 50% तक हम लोग बढ़ा लें। तो ये जो है, ये अब जो विकास है, देखिए विकास की गति को हम रोक नहीं सकते। जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो बढ़ती ही रहेगी, कम नहीं होगी, और वो हमें एक डेवलपिंग स्टेट और कंट्री होने के नाते वो हमें रोकना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमें एक अल्टरनेट रास्ते निकालने चाहिए कि हम उसकी पूर्ति, हम हमारा पर्यावरण भी कैसे बचा लें और हमारा विकास भी कैसे हम लोग कर लें। इसके बीच का एक गुड मीन निकालने की हम लोगों को आवश्यकता है, और मध्य प्रदेश ने इसमें बहुत जल्दी इसमें शुरुआत कर ली, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने के नाते, और आज हम 17% तक इसमें पहुंच गए हैं कंट्रीब्यूशन में, और आगे 2030 तक हम 30% से लेकर 50% तक का कंट्रीब्यूशन रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। अच्छा, एक बात और इन सब के बीच में आई जो हमारे मध्य प्रदेश के लिए बड़ा गौरव का विषय है, मुझे लगता है विश्व विख्यात सांची, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, पर्यटन के रूप में लोग आते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर अब हमें लगता है कि सांची भी जो है वो सौर ऊर्जा से चलेगा। यानी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की बात की जा रही है, काफ़ी बड़े प्लांट को विकसित किया जा रहा है, ऑलमोस्ट तैयारियां भी हो गई हैं, और सुना है कि पीएम मोदी बहुत जल्दी इसका इनॉग्रेशन करेंगे। तो कैसे ये एक विचार आया कि सांची को ही चुना जाए, और कैसे इसको शुरुआत करके एक एक चीज़ को वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, कितना वक्त लगा है और कैसे इसको कर पाए हैं? देखिए, सोलर की जो एक्टिविटीज़ है या रिन्यूएबल एनर्जी की एक्टिविटीज़ है, अब जन जन तक पहुँचे, इसका एक प्रचार प्रसार आवश्यक है, क्योंकि ये नई एनर्जी स्रोत है और आम जनता शायद इससे अवेयर नहीं रहती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी स्टेट से ये अपेक्षा रखी थी कि वो किसी एक शहर को, जो कि पर्यटन क्षेत्र हो सकता है या कोई भी क्षेत्र हो सकता है, उसको सोलर सिटी के रूप में डेवलप करें। सोलर सिटी का कंसेप्ट ये है कि वहाँ का जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसकी पूर्ति सोलर एनर्जी के माध्यम से पूर्ण की जाए, ताकि वो एक सोलर सिटी के रूप में डेवलप हो और उसका फिर प्रचार प्रसार आम जनता में भी हो, देश में विदेश के जो पर्यटक हों उन लोगों तक भी जाए और ये विश्व तक लेवल पे जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 1-1.5 साल पहले सांची का यह चयन किया था कि इसे हम पहली सोलर सिटी के रूप में डेवलप करेंगे। उसी पे ऊर्जा विकास निगम ने, रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट ने काम किया।
पिछले 1 साल में हम लोगों ने इस पूरी सिटी को का ट्रांसफॉर्मेशन किया है और हम आज पूरी तरह से तैयार हैं कि ये सोलर सिटी के रूप में इसका निकट भविष्य में इनॉग्रेशन भी होने जा रहा है। इसमें जो हमने इंटरवेंशन लिए हैं वो मैं बताना चाहूँगा। जैसे जो टोटल कंजम्पशन है, हमने एवरेज टोटल सालाना कंजम्पशन को हमने कैलकुलेट किया, जिसमें हाउस होल्ड भी है, आम जनता का भी है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी है, बाहर से आने वाले लोगों का भी है, होटल्स और सरकारी भवन वगैरह सब मिला के जो कंजम्पशन हो रहा है उससे लगभग 2 गुना बड़ा प्रोडक्शन करने वाले प्लांट को, लगभग 3 मेगावाट के प्लांट को हमने सांची में स्थापित किया है। सांची में ये जो प्लांट स्थापित हुआ है वो सांची का जो स्तूप है उसके जस्ट साइड में एक पहाड़ी पे हमने लगभग 12-15 हेक्टेयर की पहाड़ी में उसको प्लांट को स्थापित किया है। ये जो प्लांट से उत्पन्न होने वाली जो बिजली है वो उसी ग्रिड में और उसी सब स्टेशन में इंजेक्ट की जा रही है जिस सब स्टेशन से सांची को इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। तो जो उसका कंजम्पशन है उससे 2 गुना प्रोडक्शन करने वाले प्लांट को हमने इंजेक्ट इसमें किया है। पॉइंट नंबर 1 ये हमने एक इंटरवेंशन किया है। दूसरा, केवल हमने इसे सरकारी कर्मकांड बन के न रह जाए कि केवल हमने इंजेक्ट कर दिया और लोगों को पता ही नहीं हो, तो हमने इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। दूसरे स्टेट में भी थोड़े बहुत प्रयास ऐसे हुए हैं, लेकिन हमारा स्टेट में जो प्रयास है वो दूसरे स्टेट से प्रयास से भिन्न इस रूप में है क्योंकि इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बड़े लेवल पे किया गया है और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया है। जैसे 1800 हाउस होल्ड इस शहर में है, एक एक घर का सर्वे किया गया, एक एक घर के जो वयस्क व्यक्ति हैं उनका प्रशिक्षण रखा गया, प्रॉपर प्रशिक्षण किया गया। उन व्यक्तियों को ये बताया गया कि कैसे उनके घर के बिजली के बिल को कमी की जा सकती है, कैसे एनर्जी को सेविंग किया जा सकता है, कैसे एनर्जी सेविंग इक्विपमेंट्स का उपयोग करके आप अपने बिजली के बिल का बचत कर सकते हैं, कैसे आप सोलर एनर्जी के इक्विपमेंट्स का उपयोग करके अपनी सोलर ऊर्जा, अपनी ऊर्जा का कंजम्पशन आप सोलर में कर सकते हैं, कैसे आप छत पे रूफटॉप लगाकर सोलर पैनल्स लगाकर अपने विद्युत की खपत को कम करके सोलर ऊर्जा से आप अपने खपत को पूर्ति करा सकते हैं। ऐसे हमने हर हाउस होल्ड को टच किया है, उनका सर्टिफिकेशन किया है। हमने एक ऐप भी बनाया था उषा नाम से, ऊर्जा साक्षरता अभियान हमने चलाया, उसको शॉर्ट नेम में हम उषा कहते हैं, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ये पब्लिक डोमेन में है, सभी लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। उसमें बेसिक जानकारियां हैं, कुछ वीडियोस ऑडियोज़ हैं, उससे हम लोग जो यदि उस प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं तो उनका सर्टिफिकेशन भी हम लोग करते हैं कि हाँ ये व्यक्ति यदि इस प्रक्रिया को पूर्णतः समझ गया है तो ये ऊर्जा साक्षर है और ये ऊर्जा साक्षरता अभियान का हिस्सा है। तो ये पब्लिक पार्टिसिपेशन हुआ है। इसके साथ साथ में हमने इंटरवेंशन ये किया है कि केवल यही ना रहे, नगर पालिका को हम इसमें शामिल करें, तो नगर पालिका के जो कंजम्पशन है उसको हमने कम किया। वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स जो स्ट्रीट लाइट्स लगी है उसको सोलर लाइट में कन्वर्ट किया। वहाँ के जो आवागमन के जो रिक्शे चलते थे उनको हम लोग ने कन्वर्ट करना शुरू किया, ई रिक्शा वहाँ इंट्रोड्यूस किया ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ई रिक्शा हो। ई रिक्शे को चार्जिंग करने के लिए चार्जिंग स्टेशंस बनाए। यदि कोई व्यक्ति वहाँ से क्रॉस होता है और यदि उसका वो यदि ईवी चलाने वाला है, उसको चार्जिंग करने के लिए कोई लोकेशन नहीं है, तो हमने वहाँ पर कमर्शियल चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए हैं। इसके अलावा जो जनता जो है वहाँ पानी पीती है या जो बाहर से आने वाले लोग हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इन सब जगहों पर वाटर कियोस्क सिस्टम जो है, चिलिंग वाटर कियोस्क सिस्टम स्थापित किए हैं। वो सब भी उनको भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सोलर पैनल्स के माध्यम से उनको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। हम देखते हैं कि लाइट्स जो रोड पे ब्लिंकर्स लगे रहते हैं वो हमने सोलर के माध्यम से किए हैं। सोलर ट्री हमने वहाँ पर स्थापित किया, जो एक तरह से देखा जाए तो एक ऐसा चौपाल है जहाँ लोग शाम को आके बैठते हैं। कुछ हमने वहाँ के चार्जिंग पॉइंट्स हैं, वहाँ के जो इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट्स हैं, उन सबको सोलर ट्री में जो पैनल्स लगे हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा कर वो किए हैं। सोलर साइनेज जो हैं हमने किए हैं जो कि प्रचार प्रसार का काम करेंगे। बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स जो लगाई गई है प्रचार प्रसार के लिए वो सोलर से चलेंगी। तो ऐसे कई इंटरवेंशंस हैं जो कि सोलर के माध्यम से अलग अलग लोग उसका यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, पब्लिक का पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। वहाँ का रेलवे स्टेशन की छत पे जो है सोलर लगा हुआ है, वहाँ की जो रेलवे स्टेशन जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है वो सोलर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है। वहाँ की होटल है, एमपीटी की अन्य होटल है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ कर रही है वो सोलर से कर रही है। तो ऐसे कई बहुआयामी इंटरवेंशन हमने किए हैं जिसमें कि ये सोलर सिटी आज तैयार हो गई है पूरी तरह से और इनॉग्रेशन के लिए तैयार है। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि एक सोलर सिटी हमें मिलेगी, हम सांची को तो कहीं ना कहीं देखेंगे और जिस तरीके से आपने बताया है तो काफ़ी वक्त लगा इसमें निश्चित तौर पर, क्योंकि एक पूरी प्लानिंग के तहत ये तमाम चीज़ें सामने आती हैं। क्या ऐसे ही इस प्रोजेक्ट के बाद, क्योंकि विकास की बात है, डेवलपमेंट की बात हो रही है
और किसी बड़े प्रोजेक्ट पर इसको लेके कोई प्लानिंग है, जो हमें कहते हैं ना कि एक छोटे से शहर को हमने आज यदि सांची को चुना है, क्या ऐसे ही किसी और चीज के लिए भी इसके बाद की प्रिपरेशन है? और लगातार हो सकता है आने वाले समय में मध्य प्रदेश एक बहुत समय बाद, लंबे समय बाद हमें ऐसे दिखे कि सिर्फ एक जगह नहीं, हमें बहुत सारी जगह पे सोलर सिटी के रूप में दूसरे शहर भी दिखें। नहीं, बिल्कुल इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं हम लोगों को कि केवल ये पहला सिटी एक मॉडल सिटी के रूप में हम डेवलप कर रहे हैं, ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कर रहे हैं, लेकिन ये अंत नहीं होगा बल्कि एक शुरुआत होगी। तो ये पहला प्रोजेक्ट जैसे ही लॉन्च होगा उसके बाद हम लोग अभी DPR लेवल पे हैं, करीबन 8-10 शहरों को आइडेंटिफाई किया है ऑनरेबल CM के निर्देशानुसार, और उन शहरों की DPR तैयार हो रही है। और इसी पैटर्न पे, बल्कि इससे नई टेक्नोलॉजी को भी हम लोग यदि आएंगी बीच में तो हम लोग उसको इंट्रोड्यूस करके लगभग 8-10 शहर जो हैं प्रदेश के ऐसे चिन्हित करना चाह रहे हैं जो कि पर्यटन के क्षेत्र में एक अच्छा मुकाम रखते हैं, और साथ साथ में वहाँ पर देश विदेश के लोग आते हैं ताकि ये चीज़ें न केवल यहाँ तक सीमित रहे बल्कि विदेशों तक प्रचार प्रसार हो। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और, जैसा कि आपने बताया कि सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं एक जनता से कनेक्ट करके दिया गया है। जैसे आपने बताया कि सौर स्ट्रीट लाइट की बात करें, गार्डन लाइट की बात करें, स्ट्रीट लाइट की बात करें, कियोस्क की बात हो रही है, जल पंप की बात हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं कैसे एक तमाम चीज़ों को कनेक्ट करने की बात यहाँ पे आपने बताई है। इसको इम्प्लीमेंट करने की जब बात आएगी, जनता तक उनको भी उतना जागरूक करके कि वो इन चीज़ों को समझें, इसके लिए भी क्योंकि देखिए इनॉग्रेशन हो जाएगा, लेकिन वो सारी चीज़ें हो रही हैं, वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट भी हैं, लोग उसको किस तरह से लेते हैं, कितना समझ पा रहे हैं, उसके लिए भी कोई अभियान या ऐसे एक कोई जागरूकता शिविर जैसी कोई चीज़ जनता के लिए? नहीं, बिल्कुल इसमें ये महत्वपूर्ण विषय है। इसीलिए हम लोगों ने जागरूकता अभियान शुरू से ही इसको इंट्रोड्यूस किया। जैसे मैंने अभी बताया कि एक एक घर में हमने जागरूकता अभियान रखा। हम यदि केवल शासकीय तरीके से यदि इक्विपमेंट लगा के छोड़ देते, हाँ। तो जनता को ये पता ही नहीं चलता कि इसका फ़ायदा क्या है और हमारा क्या कर्तव्य है। इसीलिए हमने जनता के बिहेवियर चेंज को शुरू से हमने इस पर फोकस किया है। एक एक घर को इसीलिए हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, और जनता को हमने इसके फ़ायदे भी बताए हैं। वहाँ के स्कूल के बच्चों को जो है फ़ायदे बताए हैं, वहाँ के जो कॉलेजेस हैं, आसपास के कॉलेजेस हैं, उनको बताए हैं। हमने स्कूल कॉलेजेस का वहाँ भ्रमण करवाया है ताकि वो समझे कैसे ये टेक्निक काम करती है, कैसे हम इसको घर में यूज़ कर सकते हैं, आम जनता इसको कैसे कर सकती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि स्टूडेंट है, यदि उसको टेबल लैंप की रिक्वायरमेंट है, अब यदि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी यदि किसी कारण से ना आए तो वो टेबल लैंप बंद हो जाएगा, लेकिन यदि सोलर पैनल से बना हुआ टेबल लैंप जो है यदि वो यूज़ कर रहा है तो वह रात भर 8-10 घंटे की आराम से जो है बिजली दे सकता है। तो वो अब लोगों ने वो इस टाइप की चीज़ें, सोलर इक्विपमेंट्स को यूज़ करना शुरू कर दिया कि हमारा अल्टरनेट स्रोत जो है अब सोलर है। इसी के प्रकार से सोलर कुकर है। हाँ। अब सोलर कुकर को लोग जो है वहाँ की स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, वो सोलर कुकर को बढ़ावा देने के लिए बात कर रही हैं। सोलर लालटेन है, जैसे कई बार गांव में लोग खेतों पे शाम को जाते हैं, रात में जाते हैं, रास्ते में कई बार लाइट नहीं रहती है। सोलर लालटेन है, वो दिन भर अपना चार्ज हो जाता है और रात भर वो लालटेन जो है वो बिना किसी खर्च के वो रात भर लालटेन जलता है। ऐसे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, हमने उनको वहाँ इंट्रोड्यूस किया है। कई हाउस होल्ड जो हैं, जो लोग हैं, वो इन सोलर इक्विपमेंट्स का उपयोग कर रहे हैं और इसके महत्व को समझ रहे हैं। तो अब ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक सांची हुआ था, अब धीरे धीरे ये पूरे प्रदेश के अन्य लोग भी इसको समझेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। बिल्कुल। अभी जैसे आपने कुछ पॉइंट बताए, निश्चित तौर पर मैंने ये बात इसीलिए यहाँ पर रखी थी कि आम जनता को कैसे कनेक्ट करेंगे, वो कैसे इन चीज़ों को समझ पा रही है, क्योंकि यदि वो समझ नहीं पा रही है तो उसको यूज़ भी नहीं कर पाएगी। उसको डेप्थ में जाके कैसे हमको सौर ऊर्जा को समझना है या इससे बनी हुई चीज़ें हैं तो उनका फ़ायदा कितना है। और यहाँ पे मैंने सौर जल पंप और सोलर मोबाइल चार्जर के बारे में भी सुना है, ये भी एक किस तरह से काम करेगा, मुझे लगता है ये भी लोगों से कनेक्टेड है। बिल्कुल। देखिए, कई जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स नहीं जा पाते हैं या वो उनको वायर वहाँ ले जाने में बहुत खर्च आता है, तो सोलर जल पंप भी अवेलेबल है। व्यक्ति चाहे तो सोलर जल पंप का उसमें 30% सरकार सब्सिडी भी देती है, स्टेट गवर्नमेंट भी 30% देती है और केंद्र सरकार भी 30% देती है। तो यदि टोटल खर्च का देखा जाए तो 60% हमारे जो है सब्सिडी किसान भाइयों को मिल सकती है। और वहाँ पर वो पंप लगाकर, उसमें पैनल्स लगाकर, 1-2-3 किलोवाट का पैनल्स जो हैं वो लगाकर वो पंप का संचालन करके खेती कभी भी पूरे दिन भर कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि देखिए कई बार जो है
ठंड के दिनों में रात में बिजली आती है। तो रात में बिजली आती है, ठंड के दिनों में किसानों को रात में उठ के जाना पड़ता है और वो फिर खेती के लिए जो भी पाइप से उसकी जो है सिंचाई वगैरह करते हैं। सोलर पंप का ये फ़ायदा है कि सुबह 8-9 बजे से वो बिजली पैदा करना शुरू कर देता है, शाम को 5 बजे तक करता है। तो आपके पास में 6-8 घंटे का दिन में अवेलेबल इलेक्ट्रिसिटी बिना किसी एडिशनल खर्च के आपके कंट्रोल में रहती है वो बेसिकली, और आप उसका पंप संचालित कर सकते हैं, अपने दिन भर में खेती कर सकते हैं, रात में सो सकते हैं। अब इसके अलावा मान लीजिए कि पंप 3 घंटे ही चलाना है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो 6 घंटे 8 घंटे मिल रही है, तो किसान इस बची हुई इलेक्ट्रिसिटी को एक बैटरी में स्टोर भी कर सकता है, जिसका उपयोग वो रात में कर सकता है। तो एक तरह से किसानों को एक ही सिस्टम से पंप भी संचालित हो रहा है और बचे हुए समय से वो अपने बैटरी में उसको स्टोर करके रात की बिजली, पंखा और लाइट भी वो अपने आसपास के वहाँ जो खेतों में कई बार झोपड़ियाँ बना लेते हैं या एक छोटा कमरा बना लेते हैं, उसकी लाइट बिजली भी वहाँ से उसी पंप से उसी सोलर पैनल से चल सकती है। तो ये जो है ये छोटे छोटे इंटरवेंशन, वहीं आप अपना चार्जिंग स्टेशन भी बना सकते हैं, वहीं पे आप बाकी चीज़ों के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बिजली है, उसका उपयोग किस तरीके से करना है तो पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल है। आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति समझे, किसान भाई समझे, आम आदमी समझे और उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है उस तकनीक को समझ गए तो बहुत ही नॉमिनल खर्च में हम लोग बिजली को उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। आज यदि हम मध्य प्रदेश को कि कुछ छोटे छोटे हम शहरों की बात कर लीजिए, देखिए जहाँ पे पर्याप्त बिजली है या डेवलपमेंट है वहाँ को हम अभी एक तरफ इसलिए भी रखें क्योंकि हम उसकी और कैसे उसको डेवलपमेंट कर सकते हैं वो ठीक है, लेकिन जैसे कि हमने सांची को चुना और एक बड़े सोलर प्लांट की क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर, तो ऐसे ही यदि हम एक सोलर सिटी को देखें, एक नॉन सोलर सिटी को देखें, दोनों को यदि हम कंपेयर करें तो कितना डिफरेंस हम डेवलपमेंट की दृष्टि से देख सकते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा क्या फ़ायदे सोलर सिटी के अंदर, और यदि कोई सोलर सिटी अभी नहीं है या हम प्लान कर रहे हैं उनका एक डिफरेंस निकाले तो कितना बड़ा डिफरेंस देखते हैं? देखिए, डिफरेंस को हम डेवलपमेंट से ना सोचते हुए हमें इस सेंस में सोचना चाहिए कि जो डेवलपमेंट हो रहा है उससे जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण पे कितना प्रभाव पड़ रहा है। हाँ। यदि हम इससे कैलकुलेशन करेंगे तो हम बहुत अच्छे से आंकड़े बता पाएंगे। देखिए, डेवलपमेंट सोलर सिटी के लिए या हम सोलर इक्विपमेंट का उपयोग करके या रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करके भी एनर्जी ही जनरेट कर रहे हैं, और एक रेगुलर परंपरागत स्रोत से जो एनर्जी आ रही है उससे भी हम एनर्जी उत्पन्न कर रहे हैं। दोनों से ही डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन यदि हम परंपरागत स्रोत से डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उससे कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, और हम यदि रिन्यूएबल एनर्जी या इस प्रकार की जो सोलर एनर्जी से उपयोग कर रहे हैं तो उसमें कार्बन का उत्सर्जन नहीं हो रहा है। उदाहरण हम ले, यदि सांची के ही संदर्भ में हम बात करें तो सांची में जो हमने प्लांट वहाँ स्थापित किया है और जो ये मैंने इंटरवेंशंस बताए, इन इंटरवेंशंस से लगभग 7 करोड़ रुपए सालाना या तो सरकार के या जनता के बच रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च होते यदि ये नहीं करते तो 7 करोड़ रुपए सालाना। तो ये तो मॉनेटरी टर्म में फायदा है। यदि हम लोग पर्यावरणीय टर्म में फायदा बताएं तो लगभग 13,000 टन कार्बन का उत्सर्जन की कमी आएगी इससे। यदि हम ये चीज़ नहीं करते और नॉर्मल रूटीन में जैसा जीवन जी रहे थे वैसा जीवन जीते तो 13,000 टन सालाना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करते, और ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करते तो पर्यावरण में कहीं ना कहीं क्षति आती, कहीं ना कहीं जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज़्यादा होता। यदि हम इसको, इस कार्बन उत्सर्जन का जो कमी हमने किया है इसको यदि हम लोग पेड़ों के संदर्भ में यदि हम इसको कन्वर्ट करें, जो फार्मूला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फार्मूला है, तो लगभग 2.5 लाख पेड़, यदि हम जो वयस्क पेड़ होते हैं, बड़े पेड़ जो होते हैं, 2.5 लाख पेड़ यदि हम लगाते हैं और जिससे पर्यावरण का जो संरक्षण होता है या कार्बन उत्सर्जन कम होकर ऑक्सीजन बढ़ती है, उतने लेवल का जो है प्लांट और एक्टिविटीज़ हमने सांची में की है, और उसका फ़ायदा जो है वो सांची के लोगों को और आसपास के लोगों को मिलेगा। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं डिफरेंस तो बड़ा है, और आपने जो आंकड़ों से बताया है निश्चित तौर पर सुनने में ही लग रहा है कि इतना है, तो जब वो होगा और इम्प्लीमेंट होकर चीज़ें आएंगी तो वो एक अलग ही एक रूप में हमारे सामने आएगा। और अब तो इंतज़ार है क्योंकि हमें सांची तो मिल ही रहा है, तो इसका इनॉग्रेशन होगा और चीज़ें जब दिखने लगेंगी और जनता भी उसको कहते हैं ना यूज़ करने लगेगी, तो सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि समय भी हो गया है, और कर्मवीर शर्मा जी बहुत शुक्रिया कि आप आए, हमसे बातचीत की। लेकिन चलते चलते मध्य प्रदेश की जनता से सौर ऊर्जा को लेकर और ये जो सोलर सिटी बनती है इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी आपके माध्यम से आम नागरिकों को यही कहना चाहूँगा
कि पर्यावरण को बचाना हमारा सभी का उद्देश्य है और भविष्य की पीढ़ी के प्रति हमारा ये कंट्रीब्यूशन होगा कि हम वो वाली चीज़ों का उपयोग करें जिससे पर्यावरण की क्षति कम हो। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी से प्राप्त इक्विपमेंट्स और उनकी जो यूज़ है वो यदि हम बढ़ावा करेंगे तो हम हमारे प्रगति को भी बनाए रखेंगे और हम हमारा सस्टेनेबिलिटी को भी और पर्यावरण को भी बचाए रखेंगे। तो मेरा आग्रह रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स का उपयोग करें, बिजली के बचत करें और आप खुद भी इसका मॉनिटरी टर्म में फ़ायदा उठाइए और सरकार को भी और जो पर्यावरण को भी इसका जो है लाभ भविष्य में प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू सो मच कर्मवीर शर्मा जी, आप आए स्वदेश न्यूज़ के स्टूडियो, हमसे बात की और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। थैंक यू सो मच सर। तो निश्चित तौर पर हमारे साथ IAS कर्मवीर शर्मा थे और आपको बता दें कि ऊर्जा विकास निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर और इसके साथ बहुत सारी उपलब्धियां उनकी हैं, कई पुरस्कार भी उन्होंने जीते हैं। अपने काम को लेकर एक दिशा, उनका जो नेतृत्व है काम करने का वो बहुत अलग है। और आज जिस तरीके से सोलर सिटी कैसे बनेगी, कैसे प्लांट है, कैसे डेवलपमेंट की बात है, कैसे और प्रोजेक्ट्स पे बात की जा रही है, कुल मिलाकर कैसे डेवलपमेंट होगा और लोगों को सोलर एनर्जी से लेकर कैसे जागरूक करना है, इन तमाम चीजों के बारे में उन्होंने बताया है। निश्चित तौर पर बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जो हर व्यक्ति को नहीं पता होती, लेकिन इस मंच के माध्यम से, इस बातचीत के माध्यम से लोगों तक हमने पहुंचाई है। आज खास मुलाकात में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।